हेलो दोस्तों, एक केमिस्ट्री में 12th क्लास केमिस्ट्री में टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका व्यंजक, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि बोर्ड 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपको कोटि के बारे में बताया था कि जितने अणुओं का सांदन बदल जाता है वो उसकी कोटि कहलाती है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे? यदि अभिकारक, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें केवल अभिकारक के एक ही अणु का सांदन परिवर्तित होता है तो वो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि अभिकारक का केवल एक ही अणु चेंज होना चाहिए, एक ही अणु का सांदन परिवर्तित होना चाहिए, तो वो होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक के केवल एक ही अणु का सांदन परिवर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसे उदाहरण है आपका CH3COO C2H5 प्लस HOH, इसमें से C2H5OH आपका बनता है और साथ में बनता है CH3COO, एक H आपका बन जाता है एसिटिक अम्ल। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका व्यंजक के लिए हम देखते हैं, ए आपके पास कोई अभिकारक है और उस अभिकारक से आपका जो उत्पाद बनता है वो बी है। तो प्रारंभ में हमने क्या देखा कि इसके ए के जो मोल थे, जो ग्राम अणु थे, वो ए थे। तो प्रारंभ में कोई भी अभिक्रिया जब नहीं होती है तो प्रारंभ में जो समय होता है आपका क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर आप देखते हो जब कुछ समय बाद मान लेते हैं कि टी टाइम पर साम्य अवस्था पर आपके जो बी बन जाते हैं उत्पाद वो एक्स है। तो आपके पास स्टार्टिंग में कितने थे? ए में से आपका एक्स निकल चुका है, तो आपके पास क्या बचा? ए में से आप एक्स को माइनस करोगे तो ए माइनस एक्स ग्राम अणु आपके बचते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है कि जो dx अपॉन dt होता है, सांद्रण परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? अभिक्रिया के वेग के। तो अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सांद्रण परिवर्तन के। तो सांद्रण परिवर्तन कितना है आपका? a माइनस एक्स। तो dx अपॉन dt बराबर a माइनस एक्स, और जब इस चिन्ह को हटाओगे और बराबर लगाओगे तो कांस्टेंट के रूप में, नियतांक के रूप में आपने के लिया। उसके बाद में हम dt को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में k के साथ ले जाते हैं और ax को dx के अपॉन में ले आते हैं। उसके बाद हम दोनों ओर जो है वो समाकलन करते हैं। समाकलन है तो समाकलन करने पर, तो समाकलन करते हैं तो 1/x का जो समाकलन होता है, ये जो संख्या है ये लॉग के साथ आ जाती है, और जो x का गुणांक है -1 वो बटे में जाता है -1। तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है -1 इक्वल टू k कांस्टेंट है, और एक का जो समाकलन होता है t के सापेक्ष होता है kt, प्लस समाकलन में हम एक समाकलन नियतांक लेते हैं c। तो c यहां पर है समाकलन नियतांक। उसके बाद अगर हम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट आती है आपकी, अगर हम लेते हैं प्रारंभ में कोई समय नहीं है, प्रारंभ में समय क्या है आपका? 0 है, और जब 0 है तो x की वैल्यू भी क्या है आपकी? प्रारंभ में 0 है, तो t भी 0 और x भी 0। तो प्रारंभ में आपके t और x दोनों 0 हैं, तो आप यहां पर रखोगे माइनस लॉग आप a, और x के प्लेस पे आप रखोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस लॉग a इक्वल टू के t आपका 0 है, यहां पे आप 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा आपका, तो ये 0 प्लस आपका बचा केवल c। तो इस प्रकार t बराबर 0 और x बराबर 0 रखने पर आपका जो है कांस्टेंट c का मान निकल के आता है माइनस का log a। e यहां पे इसका आधार है, क्योंकि समाकलन में हम आधार लेते हैं e। उसके बाद इस c का मान जो निकल के आया है आपका माइनस log a, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 आपकी ये है, तो माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी, और प्लस सी के स्थान पर आप होगे माइनस लॉग ई ए। ये माइनस का पद है, जब आप इसे लेफ्ट साइड में लाओगे तो इधर आके हो जाएगा प्लस का पद, तो हो जाएगा प्लस के लॉग ई ए माइनस क्या है? माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और बराबर में बचता है आपका के टी। आपने 9th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला। जो माइनस का पद होता है वो बटे में आता है, तो लॉग ए के बटे में आ जाएगा आपका a माइनस एक्स। तो लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू क्या बचा? बराबर में के टी। अब आप इस t की वैल्यू निकालोगे तो k इसके बटे में आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 1/k और लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पे इसका आधार e है, जब आप इसके आधार को कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे द लॉग 10 में, तो आप 1 के स्थान पर लिखोगे 2.303।
तो इस प्रकार ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, जिस पर आपके क्वेश्चन है और मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिए, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो इसमें यूज होते हैं वो भी देखते हैं साथ के साथ। तो आप देखते हो N0 जो होती है किसी की भी प्रारंभिक मात्रा होती है, N0 जिसे N0 कहते हैं, और N होती है शेष मात्रा जो रह जाती है टूटने के बाद, विघटन के बाद। उसके बाद में N जो होता है वो होता है विघटनों की संख्या, और T हाफ, T 1/2 जो होती है वो होती है अर्ध आयु। तो एक फॉर्मूला होता है आपका N इक्वल टू N0 1/2 की पावर N, और एक फॉर्मूला होता है फुल टाइम होता है T बराबर होता है N गुना T हाफ। तो उसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक पदार्थ है आपके पास जिसकी अर्धायु 1590 वर्ष है। इसका अर्थ हुआ कि 1590 वर्ष बाद वो जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अगर आप आज उसे 2 किलो रखते हो तो 1590 वर्ष बाद वो आधी किलो 1 किलो रह जाएगा। 2 किलो का क्या हो जाएगा? 1 किलो। तो कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा? तो 1590 क्या आपकी अर्धायु है, क्योंकि कितने वर्ष में वो आधा होता है, तो ये होगी आपकी अर्धायु, जिसे बोलते हैं टी हाफ। ये है 1590 वर्ष। और कह रहा कितने समय में, कितने समय का मतलब फुल टाइम जो देख रहे हो आप, ये फुल टाइम हमको निकालना है। तो फुल टाइम का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन गुना टी हाफ। तो ये फुल टाइम का फॉर्मूला है आपके पास एन गुना टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू तो हमें दी हुई है 1590 वर्ष। हमारे पास क्या नहीं है? एन, विघटनों की संख्या। तो इस एन का आपके पास एक फॉर्मूला है एन बराबर N0 1/2 की पावर N। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप देखते हो N0 हम मान लेते हैं प्रारंभ में वो x था। कितना था? x था हमारे पास। जब हमारे पास कुछ समय हुआ, t समय हुआ, तो उसका जो है प्रारंभिक मात्रा का कितना रहेगा? वो 1/16। और प्रारंभिक मात्रा आपने क्या ली है? x। तो x का 1/16, तो x से कम x/16, तो ये उसकी प्रारंभिक मात्रा है और ये उसकी शेष मात्रा है। आप जानते हो n बराबर होता है N0 1/2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपने यूज किया। तो जो शेष मात्रा है आपके पास वो है x/16 बराबर N0 प्रारंभिक मात्रा है आपके पास x और 1/2 की पावर n। x to x आपका क्या कैंसिल हो जाता है? तो x से x कटने के बाद आपका बचता है 1/16 बराबर 1/2 की पावर n। 1/16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। तो इसे लिख सकते हैं हम 1/16 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 4। और बराबर में है, बराबर में क्या है? 1/2 की पावर n। तो यहां पे आ जाता है 1/2 की पावर n। जब आधार बराबर होते हैं, इसका भी आधार 1/2, इसका भी आधार 1/2, जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती है। तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। तो n की वैल्यू हुई आपकी 4। तो अब आपने t बराबर n गुना टी हाफ में वैल्यू रखी, तो n की वैल्यू आपने निकाली है 4। तो इसके स्थान पर आया आपका 4 गुना टी हाफ आपके पास है 1590। जब 1590 की 4 में आप गुना करोगे तो आपके पास आएगा 6360। ये आपका आंसर है। इतने वर्ष में, 6360 वर्ष में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है एक पदार्थ की अर्धायु है 32 वर्ष। अर्धायु मतलब टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास 32 वर्ष। कितने समय में? तो हमें निकालना है फुल टाइम, कितने समय में, और इसका आपके पास एक ही फॉर्मूला है एन गुना टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू आपके पास है 32 वर्ष, तो आपको क्या चाहिए? एन। तो कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 75% विकसित हो चुका है। आपको वो मात्रा चाहिए जो शेष है। 75% तो आपको निकला है। जब परसेंटेज की बात आएगी तो आप प्रारंभिक मात्रा N0 को सदैव 100 लेना, कि परसेंट की बात है 100 है, तो ये 100 आई आपकी। तो शेष मात्रा कैसे निकालोगे? 75% तो निकल चुका है, विकसित हो चुका है। तो आपके पास शेष कितना बचा? शेष बचा 100 में से 75 निकालने के बाद 25% बचा है आपके पास शेष। तो आपने पहले लगाया n बराबर N0 1/2 की पावर n। तो n जो शेष मात्रा है वो है 25 बराबर N0 प्रारंभिक मात्रा है 100 और 1/2 की पावर n। 100 इसके बटे में आएगा और 25 से 100 कट जाएगा आपका 4 बार, और 4 जो होती है 2 की 2 होती है, तो लिख सकते हैं 4 को 2 की 2 बराबर में है 1/2 की पावर n। आधार बराबर हो चुके हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती है। तो n बराबर हुआ आपका 2। n की वैल्यू 2 आई। आप जानते हो n बराबर होता है n गुना टी हाफ। तो n के स्थान पर 2 और गुना टी हाफ के स्थान पर है आपका 32।
तो 32 दूनी 64 वर्षों में वो पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 75% निकल जाएगा, यानी कि 25% शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार इसके और जो क्वेश्चन आप देखें, कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।